दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। विपक्ष एक होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हमारे साथ विपक्ष के लोग हैं। एक लोग हैं कांग्रेस से और दूसरा तृणमूल कांग्रेस से। असली तौर पे बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष एकदम हमलावर हो गया है सरकार के ऊपर, तो सीधे तौर पे चलते हैं और कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी और ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस तैयारी करी है। ये बताइए कि किस तरीके से तैयारी चली है चुनाव को लेकर। देखिए, विपक्ष लामबंद है और विपक्ष जो एक हो रहा है वो जनता की मांग है। जनता और समय की मांग पर आज विपक्ष एक हो रहा है, क्योंकि सरकार अपने तानाशाही रवैये को नहीं छोड़ रही है और पूरी नशाई चला रही है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार में सरकार आकंठ डूबी है, लेकिन ये हितनशाई है कि हम जांच नहीं कराएंगे, मंत्री का इस्तीफा नहीं। इन चीज़ों के खिलाफ एक तरीके से जो माहौल है वो लोकतंत्र के विपरीत है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और उससे विपक्षी दलों के खिलाफ हो रहा है। 2014 से अब तक लगभग 6500 मामलों में ईडी ने एक्शन लिया, मतलब कार्रवाई शुरू की, छापेमारी की, पूछताछ की, लेकिन कन्विक्शन जो देखा जाए मात्र 25 में हुआ है। मतलब क्या है कि विपक्ष के नेता हैं या जो भी विपक्ष से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, आप बुलाओ, उनको प्रताड़ित करो, परेशान करो, उनको तोड़ के भाजपा से मिलाओ, ये एक एजेंडा चल रहा है। ईडी का दुरुपयोग यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी हो रहा है। जो बॉम्बे एयरपोर्ट वाली कंपनी थी उसके खिलाफ हुआ, वो बेच के अटानी साहब को चले गए। मतलब ईडी का दुरुपयोग मोदी जी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने, अपने दल को मजबूत करने, देश भर में भय फैलाने और अपने कारोबारी मित्र अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया, जो कि लोकतंत्र के विपरीत है। सरकार का दायित्व है गरीब आदमी, गरीब किसान, मजदूर, युवा, इनकी समस्याओं को दूर करना। किसान को उसकी समस्याओं से निजात नहीं मिली। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी होने की बजाय किसान का जो लागत था वो 3 गुना बढ़ गया और आय आधी हो गई। इसमें जवाब नहीं देंगे। तो जब जवाबदेही नहीं है सरकार की, सरकार जवाबदेही से भाग रही है, तो ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के खिलाफ गोलबंदी करे और जनता की मांग को उठाए। और जनता की मांग और जो समय की मांग है उसके लिए एक बार फिर से विपक्ष लामबंद हो रहा है और विपक्ष सरकार को, भाजपा की इस नक्सली सरकार को विपक्ष सत्ता से बेदखल करके। ठीक है। और एक लोग और हैं, बैजनाथ सिंह जी हैं जो तृणमूल कांग्रेस से। ये बताइए कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि यूपी में इसका वर्चस्व बहुत कम है। देखिए, मात्र यूपी का मामला नहीं है। विपक्ष जो एक हो रहा है उसमें हमारे पास पूरे देश से 16 राजनीतिक दल हैं जो एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। पटना की बैठक में ये दिखाया कि नहीं, हम कितने लोग हैं। एक आध लोग उसमें दाएं बाएं भी कर रहे हैं, लेकिन समय की जो मांग है, ये पूरा देश, जनता जो कह रही है उस पर अब चलेगा। एक कॉमन मैन को क्या चाहिए? एक जवाबदेह सरकार चाहिए, सुनने वाली सरकार चाहिए। ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। आज हिंदुस्तान का एक प्रांत मणिपुर लगभग 2 महीना हो गया वो जल रहा है। हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग बेघर हुए, लेकिन न प्राइम मिनिस्टर इस पर एक शब्द बोलता है और न ही तो इस पर कोई पार्टी लेवल पर चर्चा होती है भाजपा में। तो जो विपक्ष एक हो रहा है इस देश का संविधान बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बचाने के लिए, न्यायपालिका का वजूद बचाने के लिए और साथ ही साथ इस देश के आम आदमी की समस्या को सुनने के लिए। देश का वातावरण कितना विषाक्त हो गया है। आज मणिपुर में जो हो रहा है वही कल उत्तर प्रदेश में हो सकता है।
क्योंकि सामाजिक सद्भाव तोड़ दिया गया। केवल निहित स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल जो आज सत्ता में बैठा हुआ है वो धर्म के पाखंड के नाम पर पूरे देश को बांट देना चाहता है, जातियों के खेमे में, धर्म के खेमे में। ये हिंदुस्तान के लिए शुभकर नहीं है। हमारी जो विविधता है देश की, उसी में एकता का भाव छिपा हुआ है। भारत की यूनिटी तभी रहेगी जब सारे लोग मिल के काम करेंगे और एक यूनाइटेड भारत होगा, एक संप्रभु भारत होगा, एक संवैधानिक देश होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, तभी देश विकास करेगा। इसी को दृष्टि में रखते हुए सब लोगों ने माना, जैसा कि वैभव जी ने बताया, संवैधानिक संस्थाओं का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है कि कल कौन जेल में होगा कोई पता नहीं। तो इसके कारण विपक्ष एक हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा दल आज दिखाई पड़ रहा है अखिलेश यादव जी का, उसके साथ गठबंधन होगा और जयंत चौधरी जी के साथ गठबंधन होगा। उसमें कांग्रेस भी रहेगी। टीएमसी यहाँ नहीं है, बहुत बड़ा उसका वजूद नहीं है, लेकिन टीएमसी के नेता ममता बनर्जी जी जब संयुक्त विपक्ष के मंच पर आकर के यहाँ बोलेगी तो उसका भी असर होगा। और सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि देश के लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो अत्याचारी सत्ता है इसको बेदखल करने की विपक्ष के पास ताकत आ गई। जब एकता होगी तभी इस ताकत का एहसास जनता करेगी और ये एहसास हो जाएगा तो यहाँ अंडर करंट चलेगा, जनता स्वयं हरा देगी इस अत्याचारी दल को जो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष जब एक हो चुका है तो प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा? देखिए, ऐसा है, विपक्ष पूरे देश में एक हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया एक जो बात चला रही, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। गोदी मीडिया कह रही है कि कहाँ एक है, कुछ लोग अलग हो। केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस विपक्ष के संगठन में नहीं, जो नहीं मीटिंग में आए, उनका प्रभाव कहाँ है? नवीन पटनायक 21 लोकसभा सीट, केसीआर, टीडीपी, वाईएसआर मिला के आंध्रा तेलंगाना 42 लोकसभा सीट, कुल 63 हुआ। केजरीवाल का प्रभाव पंजाब और दिल्ली कह रहे हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि पंजाब में 9 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, तो केजरीवाल का प्रभाव कहाँ है? दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, तो केजरीवाल का प्रभाव कहाँ है? तो मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल का भी अगर मान लिया जाए 10 सीट पे प्रभाव है, उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं तो 63 में 10 जोड़ लिया 73 हो गया। कुछ जगह ओवैसी का भी प्रभाव है 5-10 सीटों पे, तो 5 सीट उनकी भी जोड़ ली, 78 हो गई। मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ 100 सीट। जो लोग इस गठबंधन के साथ विपक्षी मुहिम में नहीं खड़े हैं तो वो सारा प्रभाव 100 सीट तक। 100 सीट के बाद उसको हम माइनस कर देते हैं विपक्षी एकता से, 443 सीट बचती है। और अगर 443-445 सीट पे विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर देता है तो आप बताइए कहाँ बीजेपी जीतेगी? और ये मैं जब ये बात कहता हूँ कि संयुक्त विपक्ष, तो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो 37% वोट शेयर है बीजेपी का, उसके खिलाफ 63% वोट शेयर इस 443 सीट पर एक साथ आएगा। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि कुछ परसेंट वोट निकाल भी दें तो ये जो 63% वोट में मात्र 40-45% वोट शेयर अगर आ गया एक जगह इस विपक्षी खेमे के साथ, बीजेपी प्रचंड रूप से हारेगी। मतलब ऐसी दशा हो जाएगी जो गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि अगर एक हो जाए तो ये 100 से नीचे, तो वो 100 से नीचे आ जाएगी, ये सच्चाई है। तो इस बात को हमको समझना होगा। तो जो लोग, जो मीडिया, जो माहौल, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं आए, ये नहीं आए, तो केसीआर, वाईएसआर, चंद्रबाबू नायडू,
केजरीवाल, नवीन पटनायक, इन सारे लोगों का जहां प्रभाव है, जो सीटें हैं उन सबको माइनस करके भी हम कह रहे हैं कि 450 सीटों पे लगभग विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने का विचार है। और जब साझा उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी चूँकि नक्कारी सरकार है, महंगाई बेरोजगारी प्रचंड हो चुकी है। पहले के गठबंधनों का कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि ममता माया और अखिलेश एक हुए, कांग्रेस और अखिलेश एक हुए। कुछ टाइम वाकई जनता एक नहीं हुई, वोटर एक नहीं हुआ। लेकिन आज जितनी बेरोजगारी है, जितनी प्रचंड महंगाई है, आकंठ भ्रष्टाचार है, आप थाने से लेके किसी विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। और सरकार जो केंद्र की है वो टैक्स के रूप में, चालान के रूप में खूब जनता से दोहन कर रही है, वसूली कर रही है। इससे त्रस्त जनता जो है वो एक साथ आ जाएगी, और एक साथ आएगी तो बीजेपी 100 के नीचे भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है कि मोदी के खिलाफ कौन, ये सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे वहाँ चुने हुए नेता, दल का नेता चुनते हैं, संगठन का नेता चुनते हैं, वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कांग्रेस इस बात को मानती है, शुरू से कभी भी घोषित नहीं किया, तो वो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं एक आपको उदाहरण दे दूं कि एक जगह बीजेपी के एक साथी बैठे थे, उनसे हमारी कुछ चर्चा हो रही थी, वो सोनार की दुकान थी। उनके वहाँ एक महिला आई, एक अपना गहना दिया उनको और कुछ पैसे उधार लिया। मतलब साफ है कि गरीबी में उसका खर्च नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो मजबूरन उसको गिरवी रख के पैसा ले लिया। लेकिन उसी समय एक बात हुई कि उस दुकानदार ने कहा कि चाची ये बताओ, मोदी अच्छा है कि राहुल गांधी? तो उस संभवतः अनपढ़ रही हो बुजुर्ग महिला थी, उसने कहा हमको नहीं पता कुछ। मैंने उनको कहा कि आप गलत सवाल कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ चाची, क्या आज से 8-9 साल पहले घर चलाना आसान था या आज है? अरे बात मत करो। वही महिला चिल्लाने लगी और कहने लगी कि 400 का जो सिलेंडर था वो 1200 कर दिया, सिलेंडर मैं भरा नहीं पा रही हूँ। दाल 40 रुपए की थी, सरसों का तेल 45 रुपए का था, 200 हो गया, 150 हो गया, वो बताने लगी। तो असल मुद्दा ये है। लेकिन मोदी मीडिया क्या कहती है कि मोदी के खिलाफ कौन? अरे भैया, इस महंगाई में जनता को महंगाई से राहत देने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए, कांग्रेस नीति सरकार चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान में 500 का सिलेंडर दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। यहाँ योगी सरकार ने क्या किया है कि बिजली का बिल लगभग जब से ये आए हैं 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से विपक्ष के लोग लगातार ये ठप्पा लगा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया परिवर्तन होता है। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।